Good morning, class. Today we will discuss our next topic, our next type of solids, that is covalent और network solids. Covalent and network solids का क्या मतलब है? कोवलेंट सॉलिड सिंपली वो सॉलिड्स होंगे जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाउंडेड होंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बन, आपने 10th क्लास में ये बात बहुत डीप में स्टडी किया है चैप्टर कार्बन, जिसमें हर एक कार्बन मोइटी क्या होती है, उसकी वैलेंसी क्या है 4. इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग कार्बन एटम्स और फ्रॉम डिफरेंट एटम्स. ठीक है, तो यही आपके पास इसी प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहते हैं. कैटिनेशन की वजह से कैसे सॉलिड्स बनाता है, नेटवर्क सॉलिड्स भी बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स. अब फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखनी है तो आप वो किस में देख सकते हो, डायमंड में. डायमंड का होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर. इसमें डायमंड इज अ ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो ये पूरे का पूरा ही कार्बन से मिला होता है, यानी कि जो 1 कार्बन है और उसके जो 4 बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4, दे ऑल आर बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स. तो ये सेंट्रल कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है. इन टर्न जो अगला कार्बन एटम होगा वो फिर 4 और कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा. ये भी कार्बन से, ये वाला बॉन्ड भी कार्बन से, ये भी, एंड ये तो था ही, ये भी ऐसे ही, सेम ये भी ऐसे ही. फर्दर जो उससे एसोसिएटेड है वो भी, एंड सो ऑन. सारे ही कार्बन जो है अनदर 4 कार्बन से बॉन्डेड है और इस वजह से एक बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे एंड बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना देंगे. सो इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता ही है. तो इसीलिए ये क्या होते हैं, सॉलिड्स हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं. दैट मीन्स अगर इसे गिराया जाए या तोड़ा जाए तो एकदम टूट जाएंगे, ये गिरने पे एकदम टूट जाएंगे, ब्रिटल हैं. दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है. ये आपस में रिपल्शंस फेस करने के बाद और अपनी बॉन्डिंग के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री अटेन कर लेते हैं जो हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, या तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और कभी कभी तो उसको पहले हमें मेल्ट करने से पहले डिकम्पोज भी करना पड़ता है कुछ अदर प्रोडक्ट्स में, तब जाके वो मेल्ट होते हैं ये सॉलिड्स. और वही दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये मोल्टन स्टेट में बहुत मुश्किल से आते हैं और सॉलिड स्टेट में तो कोई आयंस है ही नहीं, तो कंडक्शन भी नहीं होगी. अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है किसकी, ग्रेफाइट की. बिकॉज ग्रेफाइट भी तो ऑलोट्रोप ही है कार्बन का ही, उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है. फिर एक्सेप्शन इस किन किन वजह से आती है. फर्स्ट एक्सेप्शन इज all covalent solids are hard and brittle but except graphite which is liquid in nature. It is used as a lubricant. ठीक है, and उसमें क्या होता है, graphite is slippery and also a good conductor of electricity. तो यही सब चीज़ें आपकी इसमें लिखी हुई है. ये सॉफ्ट है, गुड कंडक्टर ऐड करती है, ये लुब्रिकेंट है. अब ये क्यों होता है वही आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं. मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि इनमें ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल टाइप से ये बॉन्डेड होता है सारे कार्बन एटम्स आपस में. ठीक है, अब आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, 1 2, सेंटर वाला पॉइंट लो क्योंकि हम बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होगी फिर इस साइड की. ये ले लेते हैं 1, ये फर्स्ट कार्बन एटम से जॉइंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड. फोर्थ वन कहाँ है, इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन है इसकी 4th वैलेंसी जो है वो अनऑक्युपाइड है. ठीक है, सिमिलर बाकी लेयर्स में भी ऐसे ही होता है. तो जो 4th अनऑक्युपाइड वैलेंसी है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वैकेंट हैं, अभी भी उनकी बॉन्डिंग नहीं है. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या है, बॉन्ड फॉर्म करते हैं दूर दूर से. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपका जो ग्रेफाइट, ये जो इनकी आपस में अट्रैक्शन है वो भी बहुत दूर दूर रहती हैं क्योंकि रिपल्शंस भी हैं प्लस बॉन्डिंग बहुत लूज है और रिपल्शन फैक्टर आ जाता है. तो ये ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर का होता है, ये दोनों लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो इसलिए ये गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होंगे जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज मेटल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. अब मेटालिक सॉलिड तो ऑब्वियसली मेटल्स की तो प्रॉपर्टी होती है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, चार्ज मेटल एटम्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, यानी कि मेटल ने क्या किया है, ये आपने ये भी 10th में रिएक्शंस पढ़ी हैं कि मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड एम कन्वर्टेड इनटू M+ एंड इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड. तो
ये हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मेटालिक सॉलिड्स में। इनकी क्या होती है, ये वो मेटालिक सॉलिड्स वो पार्टिकल से बनते हैं जिन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बहुत लो होती है, यानी कि वो सरफेस अपने सरफेस पे जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाएंगे बाय अब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो उनकी आयनाइजेशन इतनी लो है एनर्जी कि वो सराउंडिंग से हीट लेके हो सकते हैं लिबरेट। और आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है उनको हम क्या कहेंगे कर्नल्स, यानी कि M+ वालों को। एंड ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हो, जैसे मेटल का सरफेस है और ये सारे ये पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है मेटल, एंड ये उसका फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी लो है कि अगर आप हल्की सी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे फोर्थ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। पर वो बॉन्ड अब कुछ एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा ना, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी तो आप प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप तो आप मतलब क्या एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है वो हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ऐसा फोर्स या ऐसा बॉन्ड जो इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। So our next topic is new topic is space lattice और crystal lattice and unit cell। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ये डेफिनेशन रीड करो। सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। लैटिस बेसिकली एक क्रिस्टल के एक पार्ट को कहते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने वही कहा कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की तीनों डायमेंशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो, अगर आपकी ये डायमेंशंस हैं इसकी लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको जब हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, अब ये लैटिस पॉइंट्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ये 2 डायमेंशंस में है, एक्स डायमेंशन में है और वाई डायमेंशन में है। ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट आपकी क्या होगी 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये आपकी पूरी इसमें जेड एक्सिस भी आ गई, 3D अरेंजमेंट आ गई स्पेस। तो ये आपकी रेगुलर अरेंजमेंट जो हर डायरेक्शन में रिपीट हो रही है, और ये पूरा जो आपका बल्क में बन रहा है क्रिस्टल उसको हम क्या कहेंगे लैटिस, या तो क्रिस्टल कहेंगे या लैटिस कहेंगे या स्पेस लैटिस कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये जिसको पिंक से हाईलाइट किया हुआ है, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ पूरे कंप्लीट स्पेस लैटिस का, जिसको हम रिपीट करें ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट ऑल 3 डिफरेंट डायरेक्शंस प्रोड्यूसेस द कंप्लीट स्पेस लैटिस। अब इस हमने छोटे से को इस यूनिट सेल को अगर मैं हर डायरेक्शन में रिपीट करूं तो मेरे पास पूरा एक स्पेस लैटिस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं, आपको इसके पैरामीटर्स रीड करने हैं। ए बी सी इसकी एजेस होती हैं, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं इनके एंगल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन एजेस ठीक है ए एंड सी एंड गामा बिटवीन दीज। तो आपको यहाँ से डेफिनेशंस इन दोनों की प्लस आपको क्या करने हैं यहाँ पे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। अब आपके पास ना बहुत सारे टाइप्स के यूनिट सेल हैं, 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं जिनको हम रिपीट करके पूरा स्पेस लैटिस बना सकते हैं। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, इनकी लेंथ याद होनी चाहिए, इनके एंगल कि अगर ए बी सी मतलब अगर सारी एजेस इक्वल हैं और तीनों का आपस में एंगल क्या है 90 डिग्री का है, ये तो आपको भी पता है। ये किस में होता है क्यूब में, कि तीनों एजेस भी क्यूब किससे बनता है स्क्वायर से। स्क्वायर में भी क्या होता है ये साइड और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दीज बोथ आर सेम एंड एंगल क्या होता है 90। अब स्क्वायर से ही हम क्या बनाते हैं क्यूब, तो थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा 90 और थर्ड साइड भी क्या हो जाएगी बाकी 2 साइड्स के इक्वल। और फर्दर इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको सारों की साइड्स उनके क्या डायमेंशंस होती हैं विद एग्जांपल्स लर्न करनी है। प्लस आपके पास ये सारे के सारे पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखी है 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और क्रिस्टल सिस्टम्स की। क्यूबिक में 3 टाइप के हो सकते हैं, टेट्रागोनल में हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, ये टाइप्स हैं। फर्दर सब टाइप्स टाइप से आपका क्या मतलब है कि क्यूबिक, अब अरेंजमेंट तो क्यूबिक है, बस उसमें क्या है सिंपल, जैसे एक सिंपल क्यूब बनाया कि ये सारे जो कॉर्नर्स हैं लैटिस पॉइंट पे एक एक क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा सारे 8 पॉइंट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, प्लस हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। जैसे एक स्क्वायर है, इसके सेंटर में ये अलग से एक्स्ट्रा पार्टिकल है। अभी आप पीछे वाला कंसीडर करोगे तो इसके फेस में ये पार्टिकल है, हर एक फेस के अंदर एक पार्टिकल है। बॉडी सेंटर मतलब पूरी क्यूब की होल बॉडी के अंदर एक पार्टिकल और होगा।
तो इसी तरह से ये आपके पास लिखे हुए हैं सभी, ये सेट है आपके पास 7 टाइप्स के, जो हमने अरेंजमेंट मैंने आपको बताए वो आपको पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए, प्लस वहाँ पे जहाँ पे उसके सारे पैरामीटर्स हैं वो लर्न होने चाहिए। ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी वही है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये मैं आपको यहाँ बता ही चुकी हूँ। उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, जब लैटिस पॉइंट्स सिर्फ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। पर अगर आपके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं है, फेस पे या बॉडी पे भी प्रेजेंट हैं, जैसे इसमें और इसमें है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी तरह फेस सेंटर मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो ये 14 टाइप के लैटिसेस होते हैं, जो हमने ये 7 के भी जो सब टाइप है इन सबको काउंट करके, तो ये जो 14 टाइप्स के लैटिसेस हैं कोरस्पॉन्ड टू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंडर जो आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिसेस।